नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज हुआ एनिमेटेड शो कुरुक्षेत्र। ये शो महाभारत की कहानी को लेखता है और महाभारत की स्टोरी के हिसाब से बनाया गया शो है। एक एनिमेटेड शो है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लेजेंड ऑफ हनुमान बना था, जो कि बना था हॉटस्टार वालों ने। और उसके बाद अब ये शो आया है। ये शो रिलीज होने के साथ साथ बहुत अच्छा, बहुत बुरा, हर तरह के इसके रिव्यूज आ रहे हैं और प्रमोशन में तो नेटफ्लिक्स वाले इसके लगे हुए हैं। अब क्या है, शो नेटफ्लिक्स का है और नेटफ्लिक्स का रिकॉर्ड भारत के एपिक्स के लेके बहुत ज्यादा अच्छा तो है नहीं। वैसे भी नेटफ्लिक्स पे हमेशा से आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप नहीं है, यह सिद्ध चीज है कि वो वामपंथ की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए हैं और उन लोगों को हर एक चीज में अपना एक्टिविज्म घुसेड़ना होता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या इन लोगों ने इस शो के साथ भी वही चीज किया है जो ये पहले और बहुत सारे टाइम कर चुके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। पहले बात करते हैं इन लोगों ने क्या किया। पहली चीज क्या है ना, इसकी स्टोरी उन्होंने ली है महाभारत की। महाभारत के 18 दिनों की युद्ध में 18 कैरेक्टर्स की अपनी अपनी एक अलग कहानी है, अपने अलग तरह का जो पर्सपेक्टिव है, उन्हीं के नजरिए से आपको महाभारत देखने को मिलती है। कहानी जो है आपको फ्लैशबैक में सुनने को मिलती है और इस तरह से कहानी चलती रहती है। हर कैरेक्टर का अपना जो फ्लैशबैक है, हर कैरेक्टर की जो अपनी यात्रा है वो आपको देखने को मिलती है। पहला एपिसोड आता है, उसका नाम पता संजय, उसके बाद विश्वरूप और भीष्म, इस तरह के एपिसोड इसके हर थोड़े टाइम में चलते रहते हैं और कहानियां जो है वो कनेक्ट होती रहती है शुरू से लेके एंड तक, और आप स्टार्ट से लेके एंड तक कहानी को सुनते रहते हैं। हर कैरेक्टर को किस तरह से कैरेक्टर दिखाया उन्होंने, किस तरह से पर्सनैलिटी ली है, हर एक कैरेक्टर का अपना जो कैरेक्टरिज्म है, जो मतलब पर्सनैलिटी हर एक कैरेक्टर की आपको है वो देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों ने क्या किया इस शो में। पहले बात करते हैं इसके एनिमेशन के बारे में। देखो, एनिमेशन इसका कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। कुछ जगह पर ही बहुत अच्छा लगता है आपको, कुछ जगहों पर आपको एक फ्लैट लगता है। खास तौर पे थोड़े बहुत युद्ध के सीन है, वहां पर आपको थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर इन लोगों ने थोड़ा पैसा सा लगता है फूका है बनाते टाइम। और बहुत ज्यादा जो वीएफएक्स शॉट्स हैं थोड़ा बहुत इस तरह के ही लगते हैं, वो अच्छे बनाए हैं उन्होंने और आप उसको देखते टाइम आपको लगता है कि हाँ भैया वॉर हो रही है। मेरे को कुछ चीजें इसमें बड़ी अजीब सी लगी थी, जैसे कि इन्होंने एनिमेशन जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे लिया था, इन लोगों ने हर कैरेक्टर को एक एनिमेटेड लिबर्टी के रूप में एक चीज दे दी कि उन्होंने मतलब इसको इस तरह से पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि भीष्म पितामह जब वॉर में उतरते हैं और जब वो तीर चला रहे होते हैं या वो वॉर कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तो पीछे पानी उड़ रहा होता है, जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो गंगा पुत्र है, गंगा पुत्र है तो पानी उड़ेगा जब वो लड़ाई करेंगे तो, या नहर आ रही है इस तरह की, मतलब उनका एनिमेशन उन्होंने इस तरह का यूज किया है। और तो और द्रोणाचार्य का भी उन्होंने कुछ इस तरह का किया। तो द्रोणाचार्य के लिए उन्होंने क्या किया कि वो कमंडल से पानी फेंक रहे होते हैं सिपाहियों के ऊपर और वो जल जाते हैं। मतलब भाई वो योगी थोड़ी हैं, वो एक सिपाही भी हैं, वो वॉरियर हैं, धनुष धारण करने वाले वॉरियर हैं। वो उनके लिए इतनी अजीब सी क्रिएटिव लिबर्टी ली उन्होंने, क्योंकि असल में देखते टाइम आपको हंसी आ रही होती है। एक चीज और है जो उन्होंने किया था, जो धृष्टद्युम्न में, वो जब भी लड़ाई कर रहा होता है उसके मुंह से आग ही उगल रही होती है, जैसे मतलब कोई ड्रैगन वगैरह हो। वो मतलब इतना फनी लग रहा होता है ना वो देखते टाइम, ऐसा लग रहा था कि मजाक उड़ा रहे हो। और तो जो कैरेक्टर्स का भी जो एनिमेशन है वो इस तरह का लगता है जैसे कि मतलब फ्लैट एनिमेशन है, जैसे कि मतलब किसी ने ड्रॉ कर दिया है और ड्रॉ करके मतलब स्लाइड एक तरह से उन्होंने कर दिया है कि एक ही तरह का लगता है, जैसे कि कोई और एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे आपको देखने को ही नहीं मिलते। बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने कार्डबोर्ड पे या कोई डिजाइन करके बना दी थी, या 3D मॉडल जैसे होता है ना, बस 3D मॉडल बनाया है उन्होंने। इससे बहुत ज्यादा मतलब लाख गुना ज्यादा अच्छा एनिमेशन आपको महावतार नरसिम्हा में देखने को मिलता है, डिस्पाइट उसका बजट इससे भी कम होगा। और ये उस लायक ही नहीं लगती आपको, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है कि जितना भी पैसा है, जितना भी एनिमेशन है, वो उन्होंने वॉर सीन्स में खर्च कर दिया। और जहां पे करना चाहिए था, मतलब कैरेक्टर्स पे जो उभार होने चाहिए, क्योंकि एनिमेशन में भी ना हर एक चीज की अहमियत होती है, टेक्सचर की, कैरेक्टर किस तरह से दिखता है, वो किस तरह से बोल रहा है, हर एक चीज का अपना महत्व होता है। और इन लोगों ने, मुझे लगता है ना, केवल इसी बात पे ध्यान दिया है कि यार हम जितना अच्छा हो सके वॉर सीन्स को दिखाएंगे। जैसे कि शो के स्टार्ट में बहुत सारे सिपाही आग लगा रहे होते हैं लाशों के ऊपर, और भी उसमें मतलब बहुत उस तरह से दिखाने की कोशिश करी उन्होंने कि यार इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, देखो लाशों के पहाड़ बन गए हैं और लोग आग लगा रहे हैं उन पहाड़ों के ऊपर, इस तरह से उन्होंने दिखाया है। लड़ाई हो रही है तो एक थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स भी इन्होंने यूज करे हैं शो के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलता है कि लड़ाई चल रही है, सिपाही आपस में मार रहे हैं। बहुत सारे सीन तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सीन में आपको बताता हूँ जहां पर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा होता है और बैकग्राउंड में दो कैरेक्टर, दो वॉरियर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और वो सेम एनिमेशन में लड़ रहे होते हैं। जैसे कि मतलब उन दोनों को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि उन लोगों के लिए कोई अलग एनिमेशन ने ड्रॉ किया, वो एक ही एनिमेशन है और उन लोगों ने दोनों तरफ उसको कॉपी और पेस्ट कर दिया है। और वो इतना फनी लग रहा होता है ना, आप अगर एक बार पॉज करके उसको देखेंगे ना तो आपको बड़ा फनी लगेगा, बोले यार क्या कर रहे थे ये लोग, या हो सकता है बजट बचाने के लिए उन्होंने ये चीज करी हो। ये बहुत सारी नोटिसेबल चीजें हैं।
और तो और बहुत सारे कैरेक्टर तो ऐसे लगते हैं जैसे एक जैसे ही उन लोगों ने बना दिए। सबकी बॉडी या सबका जो पर्सनैलिटी है या फिर जिस तरह का उनका जो डिजाइन है लगभग एक जैसा लगता है, आपको कोई बहुत नया नहीं लगता है। अब बात करते हैं जो कि सबसे कोर चीज है और जिसको लेके मुझे हमेशा से डर रहता है नेटफ्लिक्स या फिर जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको लेके, कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर शो का कचरा ना कर दे। अब मैं बताता हूं, इन लोगों ने मेरा जो डर था ना इस शो को देखने से पहले, जब मैंने ये शो देख लिया वो सही ही साबित हुआ है। अब मैं बताता हूं, और अब से यहाँ पे और अब से इस शो की बिचिंग होनी शुरू होगी और मैं वही करने वाला हूं बैठ के। और इन लोगों ने महाभारत का किस लेवल का रिसर्च किया है या किस लेवल पे इन लोगों ने शो को बनाया है, वो अगर आप सुनेंगे ना आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। तो बताता हूँ क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों की रिसर्च किस लेवल की थी। देखो, महाभारत का जो पहला एपिसोड है, इस शो का जो पहला एपिसोड है कुरुक्षेत्र का, उसमें संजय के मुंह से एक डायलॉग आता है। वो डायलॉग क्या है कि कौरव और पांडव एक ही परिवार के होने के बाद भी धर्म और अधर्म के बड़े और महान आदर्शों से एक दूसरे की वजह से युद्ध में आ गए। मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था यार धर्म और अधर्म जैसे महान आदर्शों के कारण आपस में युद्ध में उतर है, अधर्म कहां से एक महान आदर्श हो गया। सबसे बड़ी बात तो यही है यहाँ पे कि और अधर्म किसका आदर्श हो सकता है, जरा खुद सोच के देखो। अधर्म उनका आदर्श होगा जो गलत हो, लेकिन उसे आदर्श कहने का क्या मतलब है। अधर्म तो अधर्म है ना, धर्म आदर्श होता है। और इन लोगों का यहाँ पर जो अलग लेवल का विज्ञान है ना, मतलब क्या बोले, इन लोगों ने ना, मेरे को एक बात बड़ी अजीब लगी कि इन लोगों ने एक रिसर्च टीम रखी थी शो को बनाने के लिए, और जो रखी भी जाती है क्योंकि कोई भी शो अगर बनाते हैं तो एक रिसर्च टीम रखी होती है। इन लोगों की रिसर्च टीम इतनी बढ़िया है कि मतलब क्या बोलूं मैं। इन लोगों ने हर एपिसोड में उसे फीचर तो कर दिया कि हमारे पास एक रिसर्च टीम थी, लेकिन इनकी रिसर्च टीम ने इस लेवल का रिसर्च किया है ना कि आपको मतलब क्या बोलूं। मतलब इन लोगों का रिसर्च टीम ने क्या किया, इन लोगों ने पता है कोई 1000 पन्नों की महाभारत तो पढ़ी नहीं होगी, इन लोगों ने पढ़ी होगी वो 10 रुपए की महाभारत जिसमें 50 पन्ने होते हैं, जो कि किसी भी किराना स्टोर पे या किसी भी फूड स्टोर पे जो होती है ना स्टेशनरी, वहां पे मिल जाती है। वो 10 रुपए की महाभारत इन लोगों ने पढ़ी होगी और उसके बाद इन लोगों ने इस पूरे शो को बना दिया। इन लोगों की रिसर्च का लेवल इतना खतरनाक, इतना बेकार है कि अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको हंसी और गुस्सा दोनों आए। बताता हूँ क्या किया इन लोगों ने। पहले एपिसोड में तो ये चीज हो गई जैसे बताया संजय का। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ इन लोगों ने क्या करी है। दूसरी चीज ये है कि इन लोगों ने जो महाभारत का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, पूरी जो कहानी है ना, जैसे मान लो जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को किस तरह से देखा है। महाभारत का युद्ध है कुरुक्षेत्र में, अर्जुन की सेना, जो पांडवों की सेना है और कौरवों की सेना है, दोनों आपस में खड़े हुए। भीष्म पितामह और अर्जुन दोनों युद्ध का आरंभ कर देते हैं, दोनों सेनाएं आपस में युद्ध के लिए मैदान में उतर आती है। बिल्कुल मतलब लड़ाई शुरू ही होने वाली है और अचानक से अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि भैया रुक जाओ मुझे अभी युद्ध नहीं करना। जबकि अगर आप गीता भी देखें, गीता में स्टार्ट में ये चीज आती है और भीष्म पितामह, अर्जुन, कृष्ण ये सब युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, युद्ध शुरू नहीं हुआ। पहले युद्ध शुरू हो जाता है इनके शो के हिसाब से, उसके बाद अर्जुन को अचानक से ब्रह्म ज्ञान होता है कि अरे भाई मुझे तो मेरे परिवारों से लड़ना ही नहीं है यार, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरा भाई है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। अचानक से उसके दिमाग में थॉट आता है। जबकि महाभारत में वो युद्ध के मैदान में जब आ गए हैं, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, मैदान में आ गए हैं और अब अर्जुन के दिमाग में थॉट आया है। देखिए इन लोगों ने क्या किया, पहले युद्ध शुरू कर दिया, मतलब वो दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले हैं, अचानक से रोक दिया और फिर उसको अचानक से ब्रह्म ज्ञान हो गया कि यार मुझे युद्ध नहीं करना, कि मतलब मुझे ग्लानि हो गई है। और फिर कृष्ण उसको समझाते हैं और फिर उसको गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का वैसे तो मैं बोलूं लगभग इम्पॉसिबल है किसी भी शो के लिए गीता को पूरी तरह से समझाना, क्योंकि भारत के इतिहास में श्रीमद् भगवद गीता केवल एक बार ही ढंग से समझाई गई है या अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, और वो थी रामानंद सागर की श्री कृष्ण लीला। उसके अलावा आज तक मैं बैट लगा के कह सकता हूं इस बात को लेके, आज तक किसी भी कैरेक्टर या किसी भी शो, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी एनिमेशन स्टूडियो में इतना गट नहीं है, इतना दम नहीं था, या इतना साहस ही नहीं है, या इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो उस लेवल पे गीता को समझा सके जितना अच्छे तरीके से श्रीमद् भगवद गीता को रामानंद सागर ने अपने शो श्री कृष्ण लीला में समझाया था। हर कैरेक्टर, हर एक चीज को, हर एक बात को इतनी डिटेल में उन्होंने समझाया था, उसके अलावा आज तक कोई नहीं समझा पाया। तो
इतना तो आसान है नहीं, पर 5 मिनट में गीता को खत्म कर देना, ये मतलब बिल्कुल ऐसा है कि यार आप फिजिक्स को समझा रहे हो किसी को और उसको ये बोल दो कि भैया जैसे ग्रेविटी किसी को समझा रहे होते हैं तो बोल देते हैं कि वो गिरी पेड़ से सेब इसलिए क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही थी, विदाउट उसको ग्रेविटी या उसको फिजिक्स के जो बेसिक्स सब समझाए, इतना सा बता दो भैया इतनी सी होती है ग्रेविटी। मतलब ये होता है इनका, मतलब ये तो ना कि ऊपर ऊपर से पता होना, अंदर की चीज ना पता होना, क्योंकि गीता को समझने के लिए तो मतलब पता नहीं कितना टाइम लग जाए, एक बंदे की पूरी जिंदगी लग जाती है श्रीमद् भगवद गीता को समझने में। और श्रीमद् भगवद गीता इतने आसानी से समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उसके ही श्लोक जो है उपनिषद में, फिर उसका ही एक आपको ब्रह्म सूत्र में देखने को मिलता है। ऐसे करके मतलब बहुत सारे रेफरेंसेस आपको हर एक अलग अलग ग्रंथ में मिलते हैं। कृष्ण जी ने भी जब गीता समझाई थी ना, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों से एक्सप्लेनेशन करके अर्जुन को समझाया था, तो आपको वो वैसा लगता है। और तो और जो युद्ध शुरू हो गया, अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर युद्ध स्टार्ट हो गया, फिर आता है तीसरा एपिसोड। तीसरा एपिसोड में भीष्म पितामह की कहानी आपको सुनने को मिलती है कि भीष्म पितामह और अंबा की क्या कहानी थी, और वो जो है किस तरह से अंबा को किडनैप करके तो ले आए थे बलपूर्वक, लेकिन फिर अंबा का पता आने पर कि वो काशी नरेश को प्यार करती है तो उसको छोड़ने गए वो, लेकिन काशी नरेश ने भगा दिया, उन्होंने बोला भैया मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके बाद अंबा का जो गुस्सा है भीष्म पितामह के लिए वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या हुआ था कि भगवान परशुराम से मिलने गई, भगवान परशुराम और भीष्म पितामह की लड़ाई हुई और बाद में अंबा गुस्से में चली गई भगवान शिव की आराधना करने के लिए, ताकि वो बाद में भीष्म पितामह के मौत का कारण बन सके। ठीक है, ये इनका मेनली था, मेन स्टोरी ये होनी चाहिए थी। इन लोगों ने क्या किया, अंबा जो है वो चली जाती है, प्रार्थना करती है भगवान शिव से, आशीर्वाद उसको मिल जाता है, और जब वो अपना आशीर्वाद सिद्ध कराने के लिए जाती है, वो सीन मतलब मैं इतना गुस्सा आया ना मुझे उस सीन देख के कि मैं क्या बोलूं। मतलब वो एक ऋषि के पास जा रही है, वहां पर बड़े अजीब से लोग दिखाए उन्होंने, जैसे कि कोई ऋषि नहीं है, वो ऋषि कम लग रहा था, और वो जो होते हैं ना कि कोई ढोंगी बाबा टाइप के होते हैं वैसा, और वो क्या नाम है वो कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, और उसको पिला रहे हैं, वो एक लिक्विड पिला रहा था, जल कुछ पिलाता है ऋषि, और वो ऋषि किस तरह से जल पिला रहे हैं, एक इंसान की खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर जल भरा हुआ है, और वो जल उसको पीने के लिए देते हैं, वो वैसे पीती है उसको। ठीक है, उसके बाद सांप उसकी बॉडी के आसपास लौटते हैं और फिर उसको एक नया जन्म मिल जाता है, वो स्त्री से पुरुष बन जाती है। मतलब ये इन लोगों का रिसर्च लेवल है। मतलब इन लोगों का बेसिक सा फंडा क्या होता है ना कि इन लोगों को जो मेनली है पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है ना, उसमें उन लोगों का यकीन है नहीं, जो मतलब बेसिक से उनको लगता है कि लोग क्या ही समझेंगे इस बात को, जबकि भारत में बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि कहानी को किस तरह से दिखाया गया। एक ही लड़ाई अगले अगले जन्मों तक चलती रहती, सालों तक चलती रहती। तो वो जो चीज थी, उस चीज का इन लोगों ने क्या किया, उसको ट्रांसम्यूट कर दिया। मतलब उसको उठा के पहले वो स्त्री रहती है अंबा, और अंबा को ही पुरुष का शरीर दे देते हैं वो 2 मिनट बाद, जबकि वो एक पूरा जन्म है, उसको एक नया जन्म मिला था, फिर से वो पैदा हुई, बड़ी हुई और फिर वो युद्ध में उतरी थी। तो वो एक अलग चीज थी। लेकिन इन लोगों का मतलब क्या दिमाग है यार, हद लोगों का, हद दिमाग है इन लोगों का। अब बोलते हैं कि यार बच्चों को हम कैसे समझेंगे, बच्चों को तुम ये समझा दोगे और इस तरह समझा लोगे, तो मुझे बताओ जरा कहाँ समझा लोगे तुम। और तो ये जो शो है ये नेटफ्लिक्स पे मतलब ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होगा। ठीक है, बाहर इसको लोग देखेंगे, बाहर के लोग किस तरह से देखेंगे भारत की संस्कृति को, कि यहाँ पे इस तरह का तांडव, इस तरह का जो होता है ना तंत्र चल रहा है कि स्त्री से पुरुष बना दिया, उसको सांप लौटा के उसकी बॉडी पे कुछ भी चल रहा है मतलब। और ये मतलब गुस्सा आने वाली बात भी है यार कि आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इतना तो मत करो। कर्ण का ये एपिसोड में दिखाया उन्होंने कि भैया मुझे, कर्ण बोलता है कि मुझे ये श्राप मिला था कि मैं अपनी शिक्षा भूल जाऊंगा, कि मैं क्या नाम है छोटी जात को, मेरे को अपनी कास्ट की वजह से इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। जबकि उसको इस वजह से श्राप नहीं मिला था कि वो क्या नाम है छोटी कास्ट से आता है या वो शूद्र है, वो सूत है, शूद्र भी नहीं है वो। सूत माने कि उसके पापा क्षत्रिय थे, माता जो थी उसकी वैश्य थी, और मिक्स्ड ब्रीड होने के कारण उसको शूद्र कहा जाता था। और शूद्र कोई छोटी जाति नहीं होती है, क्योंकि विराट जो नरेश है जहां पर पांडव अपना अज्ञातवास बिताते हैं, वहां पर जो वहां का सेनापति होता है कीचक, जिसको भीम मारता है, वो भी सूत ही होता है, शूद्र नहीं है वो। सूत एक कास्ट होती है, और सारथी उसी लेवल का होता है जिस लेवल का एक सिपाही होता है, और वो एक सिपाही से ऊपर ही होता है। क्योंकि खुद सोच के देखो ना कि श्री कृष्ण क्यों सारथी बनना चाहेंगे अर्जुन के, उसकी और तो और
कर्ण का सारथी क्या कोई छोटा आदमी था? वो खुद एक राजा था, मत्स्य नरेश। तो क्या लगता है तुम लोगों को, सारथी मतलब कोई छोटी कास्ट होती है? महाभारत को छोड़ दो, रामायण में आपको सुनने को मिलता है कि माता कैकेयी राजा दशरथ की सारथी नहीं थी। तो क्या सारथी तुमको लगता है कोई छोटी चीज होती है? मतलब इस लेवल का इन लोगों का दिमाग होता है। इन लोगों ने क्या किया है ना, सूत और शूद्र ये दो जो चीजें हैं ना, इन लोगों को मिक्स कर दिया है। और इस वजह से इन लोगों को क्या लगता है कि दोनों एक ही होते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और तो वो एक तरह का दिखाता है कि मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके साथ, कहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था? द्रोणाचार्य के साथ उसने शिक्षा प्राप्त करी, अर्जुन के साथ उसने शिक्षा प्राप्त करी। महाभारत आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलता है ये बात कि द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे, 5 पांडव, 100 कौरव और एक कर्ण नाम का लड़का जिसे लोग सूतपुत्र कहते थे। आपको ये लाइन सुनने को मिलती है, महाभारत में पढ़ने को मिलती है, पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिसर्च 10 रुपए की 50 पन्नों की महाभारत पे बनी हो, फिर किस लेवल की रिसर्च होगी आपकी? मतलब क्या बोला जाए, किस लेवल का इनका वो है दिमाग। और कर्ण को श्राप इस वजह से मिला था कि वो छोटी कास्ट का था। कर्ण को श्राप इस वजह से मिला था क्योंकि उसने अपने गुरु को झूठ बोला था। ये एक बिल्कुल अलग चीज है और बिल्कुल सही बात है। आप अपने टीचर से झूठ कैसे बोल सकते हैं अगर वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो भी इस वजह से उसको वो श्राप मिला था। और खास तौर पे कोई ऐसा वैसा गुरु होता तो बात भी अलग थी। भगवान परशुराम से झूठ बोला था उसने, इस वजह से श्राप मिला था उसको। और तो और एक चीज और बताते हैं, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को समझा रहे होते हैं कि भैया युद्ध नीति कैसे काम करती है। तो युद्ध नीति के लिए क्या एग्जांपल लेते हैं, बोलते कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि अपन लोगों को जाके वो जो द्रुपद है उसको बिना उसकी सेना से लड़े किस तरह से लेके आना। तो ये लोग पांडव लोग का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं, कौरव और पांडव गए हैं 5-6 लोग मिला के, और मतलब स्नाइपर जो होता है ना, वो क्या नाम है यार, जो निंजा टाइप के होते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के छुप के गए महल में और राजा द्रुपद को किडनैप करके ले आए हैं वो, बिना किसी सिपाही को मारे। और एक कैरेक्टर के मुंह से बात बुलवाई उन्होंने कि देखिए हमने आपके बिना किसी सिपाही को मारे, बिना कोई खून खराबा किया आपके पास तक आ गए। और इस बात को इस तरह से गर्व से दिखाया उन्होंने जैसे कि मतलब कोई बहुत उच्च कोटि का काम कर दिया हो उन्होंने। जबकि महाभारत में ही यह पूरा युद्ध है जहां पर पांडव और कौरव अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं और अर्जुन गर्दन पे तलवार रख के द्रुपद को पकड़ के लाता है। लेकिन रिसर्च गई तेल लेने, क्या बोला जाए अब यहां बोला जाएगा कि यार भाई वो तो क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं कि हम महाभारत बना रहे हैं। अब महाभारत की कहानी है वो, भीष्म पितामह क्या की, भीष्म पितामह अर्जुन कौरव पांडव कहाँ के मतलब वो हो गए। अगर आप इस कहानी को इसी तरह से लगाओगे, इसी तरह से लोगों को देखने को मिलेगा, लोग क्या देखेंगे, लोगों को लगेगा कि यार यही है सही होगी, यही कहानी सही होगी। जैसे हम लोगों का एग्जांपल लीजिए, हम में से कितने लोग हैं जो कि मंकी किंग की जो कहानी है उसको असल में किताब से उठा के पढ़ते हैं? कितने लोग होंगे इनमें से, या कितने लोग हम में से हैं? हम में से जो लोग हैं मंकी किंग की कहानी को किस तरह से जानते हैं? उसके ऊपर बनी एनिमेटेड मूवीज की वजह से, उसके ऊपर बनी हुई जो वहाँ पे जो फिल्में आती हैं उसकी वजह से, उस तरह हमारे पास वो ज्ञान आता है। ठीक है, अब यही चीज जब बाहर के लोग हैं वो इस कहानी को इस तरह से देखेंगे कि इसमें सुपरस्टिशंस हैं, इसमें क्या नाम है स्नाइपर दिखा रहे हैं, वो मतलब कोई धर्म ज्ञान नहीं है, इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे कि मतलब कोई जैसे ना छुटपुटी लड़ाई होती है उस तरह की। तो क्या होगा उससे, उसकी छवि कैसी बनेगी बाहर के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बेकार छवि बनाएंगे इस तरह से अगर वो इसी तरह चीजों को करते रहेंगे। तो मैं तो इसके फिल्म मेकर से ये कहना चाहूंगा कि भाई या तो बनाओ या बनाओ मत, अगर ढंग से बना सको तो ही बनाओ। क्योंकि देखो एनिमेशन तुम दुनिया को टॉप क्वालिटी का ले आओगे, लेकिन अगर स्टोरी में वो दम ही नहीं होगा ना, लोग ध्यान ही नहीं देंगे उस पर। और अगर स्टोरी को ढंग से दिखाओगे तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आपको एनिमेशन गॉड लेवल होना चाहिए, लेकिन अगर स्टोरी ढंग से दिखाई जाएगी ना लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। और आप लोगों ने वहीं पे तो कचरा किया है। एनिमेशन तो आपने फिर भी मतलब नॉर्मल ही है, वो मतलब बहुत गॉड लेवल का नहीं है, लेकिन स्टोरी जो है वहां पे जिस लेवल का आपने क्रिएटिव लिबर्टी ली है ना, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी वजह से मैं लेजेंड ऑफ हनुमान के ऊपर भी गुस्सा हुआ था कि जिस तरह से उन लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली थी कचरा करने के लिए, वैसा ही इन लोगों ने भी किया है। तो अगर आप इस शो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई मास्टरपीस या ये क्या बना दिया, मतलब गॉड लेवल। इस लेवल का नहीं है यार, ये बेसिक सा शो है। एनिमेशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है इसका, कुछ जगहों पर कुछ फाइट सीन्स आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ये है नहीं। और जितना मैंने बताया आपको
जिस लेवल का इन लोगों ने रिसर्च किया है उसके हिसाब से तो भाई मैं बोलूँगा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ये शो। एक एपिसोड है जिसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे असल में पसंद आया था, वो था अभिमन्यु की डेथ वाला सीन, क्योंकि उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन अभिमन्यु की डेथ का जो सीन है एपिसोड जो है उसको पूरे अच्छे से उन लोगों ने नहीं दिखाया। वही एक शो है या वही एक एपिसोड है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा शो है। गीता पे उन लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया था, 5 मिनट का वो पूरा सीक्वेंस है, थोड़ा बहुत एनिमेशन उन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा दिखाया था, वो वहीं पे थोड़ा बहुत ठीक लगता है आपको। बाकी मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा कोई गॉड लेवल शो है, ठीक ठाक सा शो है, देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये बात उठानी ज़रूरी थी तो मैंने इस वीडियो में उस बात को भी लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने थॉट बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।